आगे करण की नींद खुलती है तो वो अपने पास कवि को सोया हुआ देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे पकड़कर सो जाता है। इधर कवि की नींद खुलती है तो वो उठने की कोशिश करती है पर करण उसे उठना ही नहीं देता। उल्टा यहाँ पर ये नौटंकी करने लगता है कि उसे ठंड लग रही है। तो कवि जब ये सारी बातें सुनती है तो वो फिर से करण को चेक करती है कि कहीं करण को बुखार तो नहीं है। तो उसे पता चलता है कि करण को बुखार नहीं है। तो करण यहाँ पर जानबूझकर कवि को अपने करीब रखने के लिए फिर से नौटंकी करने लगता है और कवि समझ जाती है कि करण यहाँ पर नौटंकी कर रहा है उसे अपने करीब रखने के लिए। तो वो भी यहाँ पर करण को सबक सिखाने के लिए उसे कसकर मारती है और कहती है झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है तुम्हें ठंड नहीं लग रही और तुम अब बिल्कुल ठीक हो। तो करण कहता है कोई बीमार आदमी को इस तरह मारता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ये सिला दे रही हो अपनी जान बचाने का। मैं तुम्हारी सारी चाल समझ रही हूँ। और यहाँ पर कभी उस पर भड़कने लगती है। तो करण कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं बीमार हूँ तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता? तुमने मेरे साथ पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो कभी कहती है ओ तुम बीमार हो क्या? बीमार लोग इसका एडवांटेज उठाते हैं क्या? और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यूट फाइटिंग करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर नच आ जाती है और उन दोनों को इस तरह देखकर वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाती है और वो कवि को कहती है कवि तुम ये सब क्या कर रही हो? तो कवि जब नच को देखती है तो वो घबराहट में करण को पलंग से नीचे फेंक देती है, जिसे देखकर नच के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो करण को नीचे से उठाती है और कहती है अंकल आप ठीक है ना, आपको चोट तो नहीं लगी? तो करण कहता है मैं ठीक हूँ। इधर कवि को भी करण के साथ ये सब करके बहुत ही बुरा लग रहा होता है पर उसने जो भी किया होता है अनजाने में क्या होता है। आगे इसी बात पर नच कवि पर खूब भड़कती है और कहती तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, अंकल की तबीयत ठीक नहीं है और तुम उनके साथ इस तरह बिहेव कर रही हो, क्या तुम इस तरह अंकल का ख्याल रख रही हो? तो बेचारी कवि चुपचाप नच की सारी बातें सुनती है और कोई जवाब नहीं देती। तो यहाँ पर करण कहता है इसमें कवि की कोई गलती नहीं है इसलिए उसे डांटना बंद करो। तो नच कहती है अंकल आपको कभी भी कवि में कोई भी बुराई नहीं दिखती, वो आपके साथ किस तरह बिहेव कर रही लेकिन आप अब भी उसी की साइड ले रहे हैं। तो यहाँ पर कवि नच को कहती है मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। और कवि ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो करण कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तो कवि कहती है मैं अंकल से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो करण कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो कवि कहती है ऑलरेडी तुम्हारी तबीयत खराब है और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसका इल्जाम भी मुझ पर ही आएगा, इससे अच्छा है कि तुम घर में रहकर आराम करो और मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। और कवि ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे कभी चौंग के घर जाती है तो वहाँ पर मोंग भी चौंग से मिलने के लिए आया हुआ होता है क्योंकि वो अंकल की मेडिसिन लेकर आया हुआ होता है। तो यहाँ पर मोंग चौंग को कहता है मैंने उस चोर के सरदारों के बारे में सुना, उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया, उन लोगों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो पता नहीं कल वो हमारे साथ क्या कर बैठेगा, इसलिए मैंने पुलिस को इस मामले में जांच करने को कहा है, वो जल्द से जल्द उन लोगों का पता लगा ही लेंगे। वेल यहाँ पर मोंग उन लोगों के सामने एक साधु संत आदमी बनने की एक्टिंग करता है लेकिन सारे जड़ की फसाद वही होता है क्योंकि वही चोरों का सरदार होता है। पर ये बात किसी को भी नहीं पता होती क्योंकि मोंग ने गाँव वालों के सामने अपनी इतनी अच्छी इमेज बनाई हुई होती है जिस वजह से किसी को भी मोंग के काले कारनामों का कुछ भी पता नहीं होता। आगे चौन और कवि अंकल से मिलने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर कवि अंकल से बहुत ही अच्छे से बात करती है तो अंकल यहाँ पर उसकी बातों को रिस्पॉन्ड देते हैं। जब मोंग ये सब देखता है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो चौन से पूछता है कि क्या तुम्हारे अंकल ठीक हो रहे हैं? तो यहाँ पर चौन मोंग को बताता है कि जब भी कभी अंकल के साथ होती है तो उनके सेहत में सुधार आने लगता है क्योंकि अंकल कवि को रंफा समझते हैं, शायद क्या पता कि हमारी ये कोशिश अंकल को ठीक कर दे। जब मोंग ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से पगला जाता है क्योंकि आज अंकल की जो भी हालत होती है वो सब मोंग की वजह से होती है। आगे अंकल जब मोंग को देख लेते हैं उन्हें देखते ही वो पैनिक करने लगते हैं और पूरी तरह से डर जाते हैं। तो जॉन जब अपने अंकल की ऐसी हालत देखता है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी अपने अंकल को इस तरह नहीं देखा होता क्योंकि आज वो कुछ अजीब तरह से ही बिहेव कर रहे होते हैं। इधर मोंग अंकल की ऐसी हालत देखकर परेशान हो रहा होता है क्योंकि अगर अंकल को सब कुछ याद आ गया तो अंकल सबको बता देंगे कि चोरों का सरदार कोई और नहीं बल्कि वो है और उसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। वेल यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि अंकल के ठीक ना होने की वजह भी मोंग ही है क्योंकि मोंग उन्हें कुछ ऐसी दवाइयाँ दे रहा होता है जिस वजह से वो ठीक नहीं हो रहे होते, पर ये बात चौन को नहीं पता होती। इधर करण ऐसी हालत में भी कवि का इंतजार कर रहा होता है तो नच को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अंकल से डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि क्या आपको कवि से प्यार हो गया है? तो करण के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता कि तभी उधर से मोंग के साथ घर वापस आती है क्योंकि मोंग को करण से कुछ बातें करनी होती है बिजनेस को लेकर, इसलिए वो कवि के साथ करण के घर आया हुआ होता है। तो मोंग करण के साथ बात करने के लिए अंदर चला जाता है जहाँ पर मोंग करण के सामने फिर से नौटंकी करने लगता है और यहाँ पर करण को ऐसा दिखाता है कि जैसे वो उसके साथ है और वो भी जल्द से जल्द चोरों
के सरदार को पकड़वाना चाहता है। इधर कवि को नच का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए कवि डायरेक्टली नच से पूछ ही लेती है कि क्या वो करण से प्यार करती। तो नच कहती है इस बात का जवाब देने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम अंकल से प्यार करती हो। तो कवि इस बात का कोई जवाब देने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर वान अपनी चमची के साथ करण से मिलने के लिए उसके घर आती है। तो यहाँ पर नच और कवि उसे करण से मिलने के लिए नहीं देते, क्योंकि वान हमेशा करण पर डोरे डालती रहती है जो करण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और करण ने भी तो कवि को इसी काम के लिए यहाँ पर रखा होता है, जिस वजह से यहाँ पर इन दोनों में जमकर लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वान करण से मिलना चाहती है और कवि और नच उसे मिलने नहीं देती, जिस वजह से यहाँ पर इन लोगों में घमासान युद्ध हो जाता है कि तभी उधर से करण और मोंग भी आ जाता है और उन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। आगे करण जब कवि की ऐसी हालत देखता है तो उसका सारा गुस्सा वान पर ही फूटता है और यहाँ पर वो वान को ही गलत समझता है और उसे कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर करण वान के बजाय अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है और उसका ही साथ देता है और उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो वान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है आखिरकार इस लड़की में ऐसा क्या है जो तुम मुझे छोड़कर इस लड़की के प्यार में इस तरह पागल हो। ये लड़की तो तुम्हारे किसी काम की भी नहीं है जितना मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। और यहाँ पर वान अपने पावर का इस्तेमाल करके करण को अपने पास रोकने की कोशिश करती है और उसे यहाँ पर ये बताती है कि अगर वो उसके साथ रहा तो वो फायदे में रहेगा, लेकिन अगर वो कवि के साथ रहा तो वो नुकसान में रहेगा। तो करण को वान की ऐसी धमकी सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मुझे मेरे बिजनेस में तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी वाइफ को छोड़ना पड़े तो ऐसे स्पॉन्सर को मैं लात मारता हूँ। और करण ये कहकर अपनी वाइफ के पास चला जाता है। तो कवि ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ पर वान का दिल टूट जाता है। तो मोंग अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चला जाता है और अपनी बेटी को समझाता है कि आखिरकार तुम्हें उस करण में ऐसा क्या दिखता है जो तुम उसके प्यार में इस तरह पागल हो। तुम एक लड़की के पीछे इतना क्यों पागल हो जब तुम्हारे पीछे इतने सारे लड़के पागल हैं। तो वान कहती है पापा मुझे उन सारे लड़कों से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस करण चाहिए और मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगी। और वान ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे करण को कवि की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा लगता है। तो यहाँ पर वो उसके जख्मों पर दवाई लगाता है और कहता है खुद को प्रोटेक्ट करना सीखो, अगली बार अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो तो पहले खुद को प्रोटेक्ट करना, इस तरह मार खाकर मत आ जाना, समझी। और यहाँ पर करण कवि पर बहुत ही प्यार बरसाता है, जिसे देखकर कवि पूरी तरह से नर्वस हो जाती है और कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं अपने रूम में जाती हूँ। और कवि ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे कवि अपने रूम में आती है तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। आगे इंस्पेक्टर करीवात की एंट्री होती है जो कि कवि के केस को लीड कर रहा होता है। एक्चुअली करीवात पोल का कजन होता है और पोल की मॉम ने ही करीवात को हायर किया होता है ताकि वो पोल के साथ हुए हादसे की सच्चाई सबके सामने ला सके और असली गुनहगार को सजा दिलवा सके। तो यहाँ पर करीवात वो सारी चीजों की जांच पड़ताल करता है जिससे उसे ये पता लग सके कि आखिरकार उस दिन पोल और कवि के बीच ऐसा क्या हुआ था जो पोल की आज ऐसी हालत हो गई। तो यहाँ पर सुजाता करीवात को अपने साइड करने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि उन सारे कारनामों की असली विलन तो वही होती है जिसने पोल के साथ ये सारा कारनामा किया होता है। पर करीवात सुजाता की बातों में बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि वो एक सच्चा पुलिस ऑफिसर होता है और उसके लिए सच्चाई मायने रखती है, ना कि धोखेबाजी। इधर नैनी भी उन लोगों को बात करते हुए देख लेती है। तो यहाँ पर नैनी को ये गलतफहमी हो जाती है कि करीवात सुजाता के साथ मिला हुआ है और करीवात सुजाता के साथ मिलकर कवि को सजा देने की कोशिश कर रहा है। इधर करीवात को कवि के खिलाफ जो भी सबूत मिले होते हैं उससे ये पता चलता है कि कवि और सुजाता की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती और कवि अपनी बेस्ट फ्रेंड के कुछ ज्यादा ही क्लोज है और अब उसकी बेस्ट फ्रेंड ही शायद उसे कवि का पता दिलवा सकती है। इधर नच फिर से कवि के पास जाती है और उससे फिर से यही सवाल पूछती है कि क्या वो करण से प्यार करती है। तो यहाँ पर कवि कहती है इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम करण से प्यार करती हो। तो नच कहती है पहले तुम जवाब दो फिर मैं इस बात का जवाब दूंगी। तो कवि कहती है मैं करण से प्यार नहीं कर, हम दोनों के बीच बस एक समझौते वाला रिश्ता है जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। अब तुम बताओ कि तुम करण से प्यार करती हो या नहीं। तो यहाँ पर नच कहती है मैं अंकल से बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुम हमारे बीच नहीं आती तो हम दोनों का रिश्ता बहुत ही आगे बढ़ चुका होता। तो कवि जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। इधर करण भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। तो करण को बहुत ही बुरा लगता है जब कवि ये कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। तो बेचारे का ये सब सुनकर पूरी तरह से दिल टूट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं करण अब कवि को पसंद करने लगा होता है पर कवि उसे पसंद नहीं करती। ये बात उसे हर्ट करती है। इधर नैनी प्रिया से मिलने के लिए उसके घर जाती है और यहाँ पर नैनी प्रिया को बता देती है कि वो पुलिस वाला सुजाता के साथ मिलकर कवि को फंसाने की कोशिश कर रहा है और उस पर ही सारा इल्जाम डालने की कोशिश कर रहा है। तो प्रिया कहती है नैनी आप शांत हो जाइए, ऐसे कैसे वो लोग कवि को इन सब का जिम्मेदार मान सकते हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं कवि को बेगुनाह साबित करके रहूंगी, बस आप फिक्र मत कीजिए। तो नैनी ये सारी बातें सुनकर शांत हो जाती है और वो अपने घर वापस चली
जाती है। उनके जाने के बाद करीवात प्रिया से पूछताछ करने के लिए उसके घर आता है और यहाँ पर करीवात प्रिया को कहती है तुम कभी की बेस्ट फ्रेंड हो और उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, तुम्हें तो पता होगा कि कभी कहाँ गई है। तो प्रिया कहती है हाँ मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ पर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, मैं भी इसी बात का पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो करीवात कहता है यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर झोल है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड गायब है लेकिन तुम्हारे माथे पर जरा सी भी सिकन नहीं है और ना ही अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए घबराई हुई हो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पता है कि कभी कहाँ पर है। तो प्रिया कहती है आप क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो करीबात वहाँ से चला जाता है पर उसे प्रिया पर डाउट हो जाता है कि प्रिया को पता है कि कभी कहाँ पर है। आगे कभी बाहर निकलती है तो वो वहाँ पर साकोन को देख लेती है जो उस पर नजर रखे हुए होता है। तो यहाँ पर कभी को भी गलतफहमी हो जाती है कि करीबात सुजाता के साथ मिला हुआ है और उसके साथ मिलकर कभी को इन सारे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इधर सुजाता कभी को लेकर बहुत ही परेशान रहती है क्योंकि अगर कभी पुलिस के हाथ लग गई तो कभी सबके सामने उसकी सारी सच्चाई ला देगी, इसलिए वो अपने बंदे को ऑर्डर देती है कि वो कहीं से भी कभी को ढूंढ कर लाए पुलिस से पहले। आगे करण काम पर जा रहा होता है तो कभी कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अभी इस तरह काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो करण कहता है तुम मेरी फिक्र क्यों कर रही हो, हमारे बीच तो कुछ भी नहीं है, तो फिर मुझ पर इतना हक क्यों जता रही हो। और यहाँ पर करण कभी से बहुत ही रूडली बात करता है तो कभी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार करण को हो क्या गया, वो उससे इस तरह बात क्यों कर रहा है। इधर सेंग और तवान कभी और करण के रिश्ते को लेकर बातें कर रहे होते हैं और उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि उन दोनों के बीच मन मुटाव आ गया है। इधर क्वान जब ये सुनती है कि उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई है और वो दोनों एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, ये बात जानकर तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो सीधा अपनी भतीजी के पास जाती है और उसे जाकर बताती है कि करण और कवि के बीच लड़ाई हो गई है और उन दोनों के रिश्ते को देखकर लग रहा है कि उन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, उन दोनों का रिश्ता बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, इसका मतलब अब तुम्हारे पास मौका है करण को अपना बनाने का। तो नच ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो सीधा करण के पास जाकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देती है और उसे बता देती है कि वो उसे प्यार करती है। जब करण ये सारी बातें सुनता है तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता क्योंकि उसे ये बात पहले से पता होती है। तो यहाँ पर करण नच को बहुत ही प्यार से समझाता है और उसे ये भी बताता है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं है जैसा तुम मेरे लेकर फील करती हो, मैं तुम्हें बस क्वान की तरह ही अपनी भतीजी मानता हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हें किसी और नजर से नहीं देखता, इसलिए अच्छा होगा कि तुम भी अपनी इस फीलिंग्स यहीं पर रोक दो। तो नच जब करण के मुंह से ऐसी बातें सुनती है वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर क्वान हर जगह नच को ढूंढ रही होती है पर उसे कहीं भी नच नहीं मिलती, तो वो इसका इल्जाम भी कभी पर ही लगाती है और जाकर वो कभी पर ही भड़कने लगती है कि उसी की वजह से नच कहीं चली गई है जो वो मिल नहीं रही। तो यहाँ पर कभी क्वान को समझाने की कोशिश करती है कि उसने नच के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, पर क्वान उसकी बात ही नहीं सुनती, उल्टा उस पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि तभी उधर से करण आ जाता है और वो क्वान को रोकता है और कहता है इन समय कभी की कोई गलती नहीं है, नच मेरी वजह से ही कहीं चली गई है। एक्चुअली नच ने आज मुझसे अपनी फीलिंग्स बयां की, उसने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करती है लेकिन मैंने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसे बस अपनी एक भतीजी की नजर से देखता हूँ। शायद यही बात उसे बुरी लग गई है जिस वजह से वो गायब हो गई है। जब क्वान ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है लेकिन इसका इल्जाम भी वो कवि पर ही लगाती है और कहती है अगर मेरी भतीजी को कुछ भी हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर क्वान कवि को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। आगे सारे बंदे नच को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर कवि करण को कहती है कि हमें नच को ढूंढने में जॉन की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि वो जंगल में गई है और जॉन हमारी हेल्प कर सकता है उसे ढूंढने में। पर करण को जॉन का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ये मेरे परिवार का मामला है तो इसे मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हें जॉन को इन समय घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। और करण ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो कभी करण के मना करने के बावजूद भी जॉन के पास चली जाती है हेल्प मांगने के लिए और वो दोनों मिलकर नच को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर नच रोते रोते जंगल में पहुंच जाती है और वहां जाकर वो फूट फूट कर रोती है कि तभी वहां पर वो कुछ बंदों को देखती है जो इलीगल काम की बातें कर रहे होते हैं। तो नच जब उन लोगों की सारी बातें सुनती है तो वो समझ जाती है कि ये सारे बंदे चोरों के सरदार से मिले हुए हैं। ये सारी चीजें देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है पर वो नहीं भाग पाती और खेम उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर खेम नच को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर खेम अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है जिस चक्कर में उसे पता चल जाता है कि चोरों के सरदार से खेम भी मिला हुआ है। ये सब देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और जॉन और कवि से टकरा जाती है। तो जॉन और कवि नच को इस तरह घबराते हुए देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जॉन कहता है कवि तुम नच को घर लेकर जाओ, मैं यहाँ का मामला संभालता हूँ। और यहाँ पर वो खेम से लड़ाई करने लगता है। आगे कभी नच को घर वापस लेकर आती है तो करण कवि से पूछता है कि आखिरकार नच के साथ क्या हुआ, ये इतनी घायल क्यों है। तो कवि कहती है मुझे भी नहीं पता, अभी से अंदर लेकर चलो, इसे आराम करने की जरूरत है। तो करण नच को उसके
रूम में लेकर चला जाता है और कभी जॉन की हेल्प करने के लिए जंगल में जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर करण आ जाता है और कभी को रोकता है और कहता तुम कहाँ जा रही हो। तो कभी कहती है जॉन जंगल में है और वो प्रॉब्लम में है, मैं उसे इस तरह के लिए नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं उसकी हेल्प करने के लिए जा रही हूँ। तो करण कहता है तुम्हें जंगल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा जॉन की हेल्प करने के लिए। और करण जॉन की हेल्प करने के लिए जंगल में चला जाता है। दूसरी तरफ जॉन और खेम में जमकर फाइटिंग हो रही होती है कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर खेम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन खेम वहाँ पर उन लोगों को चकमा देकर भाग जाता है और उन लोगों के हाथ नहीं लगता। आगे कभी जॉन को सही सलामत देखकर राहत महसूस करती है, पर करण को बहुत ही जलन होती है उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर। आगे नच को होश आता है तो वो सीधा करण के पास जाती है और जाकर उसे बता देती है कि चोरों के सरदारों से खेम भी मिला हुआ है और उसी ने उसे मारने की कोशिश की। जब करण ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जॉन कहता है हमें मॉन्ग को जाकर इस बारे में बता देना चाहिए ताकि वो खेम से सतर्क रह सके, क्योंकि अब हमें उसकी सच्चाई पता चल गई है तो वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हम पर हमला भी कर सकता है, इसलिए हमें एक दूसरे की सहारे की जरूरत पड़ेगी। आगे वो लोग मॉन्ग के पास जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें बताते हैं कि खेम चोरों के सरदारों से मिला हुआ है। तो अंकल मॉन्ग यहाँ पर उन लोगों के सामने ऐसी नौटंकी करते हैं जैसे कि उन्हें ये बात सुनकर बहुत बड़ा सदमा लगा हो, पर उन्हें क्या पता कि चोरों का सरदार कोई और नहीं बल्कि वही बंदा है जो यहाँ पर नौटंकी कर रहा है। आगे नच को समझ में आ जाता है कि उसके और करण के बीच कभी भी ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। तो वो कभी को कहती है कभी मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी वजह से इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि तुम अंकल को पसंद करती हो, मुझे पता है तुम अंकल को पसंद करती हो, बस तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो कभी कहती तुम क्या बात कर रही हो, मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे और करण के बीच कभी भी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तो नच कहती है कभी अब प्लीज अब खुद को धोखे में रखना बंद करो, मुझे पता है कि तुम अंकल को पसंद करती हो और प्लीज मेरी वजह से तुम्हें कोई भी कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे और अंकल के बीच कभी भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि तुम अंकल को पसंद करती हो या नहीं। तो कभी यहाँ पर अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। आगे जॉन कभी को बताता है कि तुम पर पुलिस केस हो गया और पुलिस तुम्हारे केस की जांच पड़ताल कर रही है, और सबसे बुरी बात ये है कि जो बंदा तुम्हारे केस को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है वो बंदा पोल का कजन है और सुजाता से मिला हुआ है। वो बंदा पक्का पूरी कोशिश करेगा तुम्हें इन समय फंसाने की। तो कभी ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से रोने लगती है। तो जॉन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इन सब में फंसने नहीं दूंगा, इन सब से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इधर करण भी उन दोनों को एक साथ देख लेता है, जिसे देखकर उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि उसे उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही जलन होती है और इसी जलन के चक्कर में वो सीधा कवि से बदतमीजी कर लेता है। और यहाँ पर करण कवि को कहता है तुम्हारे और जॉन के बीच क्या चल रहा है, कहीं तुम दोनों मिलकर कोई और खिचड़ी पकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, तुम्हें पता है तुम हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हो और लास्ट में मुझे ही तुम्हें संभालना पड़ता है। तो यहाँ पर कभी कभी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं तुमसे हेल्प नहीं मांगती, तुम खुद आते हो हेल्प करने के लिए, और वैसे भी मेरे पास जॉन है, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ये बात सुनकर तो करण को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो कहता है तुम यहाँ पर मेरी वाइफ के हैसियत से रहती हो, अगर तुम दोनों की नजदीकियों को किसी गाँव वालों ने देख लिया तो तुम्हें पता है वो लोग मुझे क्या क्या कहकर बुलाएंगे, वो लोग सोचेंगे कि मैं इतना बड़ा गधा हूँ जो एक औरत से धोखा खा गया, जो एक साथ कई मर्दों को अपने पास रखती है। और यहाँ पर करण कवि की इंसल्ट करता है तो कवि को बहुत ही बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इधर सेंग तबान जोई भी उन लोगों की लड़ाई देख लेते हैं तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है उन लोगों को लड़ते हुए देखकर।